Good morning students. Today we are going to discuss the new lesson of geography primary activities. Human activities which generate income. मनुष्य जो क्रियाएं करता है और उससे उसको इनकम प्राप्त होती है, उसे आय प्राप्त होती है, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उन्हें हम आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. ये मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकार की श्रेणी होती हैं जिसमें मनुष्य कार्य करता है. और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, और जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो मुख्य तौर पर वातावरण से संबंधित होती हैं. और जितने भी रिसोर्स धरती पर पाए जाते हैं मनुष्य उनका उपयोग करता है. इस इंक्लूड हंटिंग एंड गैदरिंग. इसमें जो सम्मिलित की जाती हैं वो हंटिंग और गैदरिंग है. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, फिशिंग भी आता है, पेस्ट्रोलिंग भी आता है, माइनिंग भी आता है, क्वेरिंग भी आता है. और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फिशिंग का कार्य किया जाता है प्राइमरी तौर पर. जो हंटिंग एंड गैदरिंग है, जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग सब्स्टिट्यूटेड द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हंटिंग एंड गैदरिंग. जो पुराने समय के लोग थे वो सबसे ज़्यादा निर्भर हंटिंग पर रहते थे और गैदरिंग पर रहते थे ताकि वो एनवायरनमेंट से जुड़े रहें. लेकिन जैसे जैसे समाज बदला और जो सर्वाइविंग के तरीके बदले तो मनुष्य के पास एक अधिक औजार आ गए जो तकनीकी रूप से थे. तो आज मनुष्य उन तकनीकी हथियारों के द्वारा जानवरों का शिकार करता है. इसका क्या परिणाम हुआ है? Many species now have become extinct or endangered due to illegal hunting. The early hunter used primitive tools made of stones, twigs or arrow, so the number of animals killed was limited. Why has hunting been banned in India? Gathering and hunting are the oldest economic activities known. They are carried out at different level with different generation. जो गैदरिंग है it is practiced in where it is practiced. It is practiced in high latitude zones which include northern Canada, northern Eurasia and southern Chile. Secondly, low latitude areas or zones such as the Amazon basin, tropical Africa, northern fringe of Australia and the interior part of Southeast Asia. In modern times, some gathering is market oriented and has become commercial. Gathering collect valuable plants such as leaves, bark of trees, medicinal plants, and after simple processing sell the product in the market. They use various parts of plants. For example, the bark is used for quinine, tannin extract and cork. Leaves supply material for beverages, drugs, comestic fibers, fats and fabrics. Nuts for used for food and oils and trees. Trunk yield rubber, balata, gums and resin. आज जो मॉडर्न टाइम्स में जो यूज़ किए जाते हैं, जो गैदरिंग की फर्स्ट चीज़ें हैं वो आज कॉमर्शियल बनाई गई हैं. वो कॉमर्शियल वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जाती है और उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है और वह विभिन्न प्रकार की चीज़ों में काम लेके आई जाती हैं. जो पेस्टोलिज्म है, एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनस्टेबल एक्टिविटी. जब ऐसा सोचा गया कि जो हंटिंग है ये एक स्थायित्व एक्टिविटी नहीं है, स्थायित्व क्रिया नहीं है, तो फिर एक पशुचारण की तरफ लोगों का ध्यान गया. Human being might have been thought of domestication of animal. People living in different climate conditions selected and domesticated animal found in this region depending on the geographical factor and technical development. Factor and technological development. Animals rearing today is practiced either the subsistence or at the commercial level. आज जो पशु पाले जाते हैं या तो बड़े ऊंचे लेवल पर कॉमर्शियल वैल्यू के लिए पाले जाते हैं या गहन कृषि के लिए पाले जाते हैं. जो नोमैडिक हर्डिंग थी और
पेस्टोरल नोमेडिज्म थी, वो एक प्रिमिटिव सब्सटेंस रहा है। यानी जब मनुष्य एक हर्डर बना और वो निर्भर रहा एनिमल पर, किसके लिए? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया विद देयर लिव स्टॉक्स, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर। Each nomadic communities occupy the well-identified territories as a matter of tradition। हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने आसपास के एरिया को देखता है, उसको ग्रहण करता है और वहाँ पर किस पशु को या किस चीज़ को अच्छी तरह से क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन यापन को चलाया जाता है, तो वो उसे देखकर उसी तरह की क्रियाओं को अपना लेता है। अगर हम बात करें डेजर्ट की, अगर वहाँ पर ऊँटों को पाला जाता है तो वहाँ पर ऊँटों के द्वारा जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और जीवन यापन किया जाता है। जो याक है, इलामा है, ये आर्कटिक क्षेत्र के जानवर हैं। रियाइंडर है, ये बर्फीले क्षेत्रों के जानवर हैं। तो हम कह सकते हैं जो क्षेत्र हैं जिसमें हम टुंड्रा रीजन कह सकते हैं, यहाँ पर वो नोमेडिक हर्डर मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो ट्रांसह्यूमेनेंस करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों को बदल लेते हैं। जो कॉमर्शियल लिव स्टोरिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाती है कैपिटल इंटेंसिव में। जो कॉमर्शियल लिव स्टॉक है, रेंचिंग और जो उसमें वो जो बाड़ा बनाया जाता है वो वेस्टर्न कल्चर के तौर पर बनाया जाता है और वो परमानेंट रेंचेज होते हैं। एक लार्ज नंबर को वो घेरे रहते हैं ग्रेजिंग के लिए और वहाँ पर पशु चरते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसी की तरह उन्हें एक स्पेशल एक्टिविटीज़ के द्वारा उनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है। उन्हें ऊन के लिए, मांस के लिए और स्किन के लिए पाला जाता है। जो rearing of animal in ranching is organized in scientific basis. The main emphasis is on breeding, genetic improvement, disease control और health care of animals. जो vegetation है वो usually cleared by the fire and the ashes added by the fertility of the soil. अब जो एग्रीकल्चर की जाती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। द कल्टिवेटेड पैचेज आर वेरी स्मॉल एंड कल्टिवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होइज। आफ्टर सम टाइम द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी एंड द फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स एंड क्लियर अदर पैचेज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन। द फार्मर may return to the earlier patch after some time. One of the major problems of shifting cultivation is that the cycle of zoom became less and less due to loss of fertility in different parcels. It is prevalent in tropical region in different names: zooming in northeastern state of India, milpa in Central America, and Mexico and ladang in the Indonesia and Malaysia. हम कह सकते हैं जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, यानी जो झूम कृषि है, उसके अलग अलग नामों से वो प्रचलित होती है। लेकिन झूम कृषि में क्या होता है कि 2-4 साल के लिए लैंड पर खेती की जाती है और जब वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो सॉइल फर्टिलिटी का रेट कम हो रहा है तो उस भूमि को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर दोबारा कृषि की जाती है। और जो कृषि की जाती है जिसके कारण जो वहाँ पर भूमि का ह्रास होता है, जंगलों का नुकसान होता है, और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के देशों में। इसे मिल्पा कृषि का नाम दिया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में, इंडोनेशिया, मलेशिया में इसे लदांग का नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ intensive subsistence agriculture, intensive subsistence agriculture, intensive subsistence agriculture.
The Europeans colonized many parts in the world and they introduced some other form of agriculture such as plantation which are mainly profit oriented large scale production system. जो यूरोपियन कॉलोनाइज थी वहाँ पर इस प्रकार की खेती को यानी इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग को परखा गया था ताकि वहाँ का जो मुख्य उद्देश्य था प्लांटेशन का वो मुख्य रूप से प्रॉफिट ओरिएंटेड था एक बड़े पैमाने पर। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो यूरोपियन क्षेत्रों में कॉलोनियों में शुरू की गई थी ट्रॉपिकल एरिया में। कुछ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर कॉफ़ी, टी, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, sugar cane, bananas and pineapples. These are the products which are done by the plantation or which are getting by the plantation. The characteristics feature of this type of farming are large estate or plantations, large capital investment, technical support, scientific method of cultivation, single crop specialization, cheap labor and a good system of transportation which link the state to the factors and market for the export of the product. इसमें हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी मार्केट सुविधा मिलनी चाहिए, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्रीज नज़दीक होने चाहिए, मार्केट नज़दीक होनी चाहिए ताकि उसको फसल को बेचा जा सके, और टेक्निकल सपोर्ट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में हमारे पास होनी चाहिए। जो फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड कोको है और कॉफ़ी प्लांटेशन है वेस्ट अफ्रीका में, ये सेटअप किए गए थे। दीज वर सेटअप large tea garden in India and Sri Lanka, rubber plantation in Malaysia, and sugarcane and banana plantation in West Indies. Spanish and American invested heavily in coconut and sugarcane plantation in the Philippines. The Dutch once had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia. Some coffee large plantation in Brazil are still managed by Europeans. कुछ क्षेत्र डचों के द्वारा, कुछ यूरोपियन के द्वारा मोनोपोली, उन पर एक मताधिकार रखा गया। हम कह सकते हैं टुडे ओनरशिप ऑफ मेजॉरिटी एट प्लांटेशन हैज़ पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट और द नेशनलिस्ट ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड। आजकल जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है प्लांटेशन की वो किसके हाथ में आ गई है? गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। गवर्नमेंट ही उस पर काम करती है। जो स्लोप्स और हिल्स हैं वो टी प्लांटेशन के लिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि बिकॉज इट हैज़ फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन, इनके पास बहुत सी अच्छी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण यहाँ पर इनको उगाया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।